हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। हिंदी में कहा जाता है इसे सारणिक। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि सारणिक क्या है, कैसे सारणिक बनती है, किसको सारणिक कहा जाता है। देखो, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो 3 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हो या 1 वेरिएबल की हो। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ पर डिटर्मिनेंट में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये दोनों टाइप की लीनियर इक्वेशंस लेकर चलते हैं। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हम आपको बताएंगे। देखो क्या है, मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या 2 लीनियर इक्वेशंस। दो रैखिक समीकरण लिए हैं हमने। कौन कौन से? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशंस हैं। यदि हम इन दोनों से x और y को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या तो x को एलिमिनेट कर दें या फिर y को एलिमिनेट कर दें, तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मान लीजिए हमने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया हमने y से और सेकंड में मल्टीप्लाई y नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट कब करेंगे आप? जबकि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएं। तो आप या तो माइनस कर सकते हैं या फिर यदि कहीं माइनस है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो तब आप प्लस कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर b1 है, यहाँ b2 है। यदि यहाँ पर भी b2 हो जाए, b1 और b2 दोनों आ जाए, यहाँ भी b1 और b2 दोनों आ जाए, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू b2 और इक्वेशन सेकेंड इंटू b1। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी b1 b2 हो जाएगा और यहाँ पर भी b1 b2 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन। हमने यहाँ माइनस लिख दी, आप करके दिखाते हैं आपको माइनस। हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिख दिया ऐसे स्टेप में, b2 a1x प्लस b1y माइनस, यहाँ पर b1 से मल्टीप्लाई करना है तो b1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 है दोनों इक्वेशंस में, चाहे आप इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 ही मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए, a1 b2 प्लस b1 b2, ये x है, ये y है, माइनस b1 a2 या b2 a1 सॉरी a2 b1 कह सकते हैं आप, x। इसके साथ करेंगे तो b1 b2 y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। इट मीन्स इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 b2 x माइनस b1 a2 x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया हमने तो हमारे पास वैल्यू आएगी a1 b2 माइनस, इसको लिख सकते हो आप a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 में चला जाएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर 0 नहीं ले रहे हैं, दोनों वैल्यूज को अलग अलग कोई वैल्यू है। तो ये हो जाएगा यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब चाहे आप किसी भी मेथड से इस वैल्यू को लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस टाइप से किया है। आप चाहे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से इसको इधर ले जाएं, x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, दोनों को बराबर रख दें, तो वहां से भी ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू लिखी गई है a1 b2 माइनस a2 b1, दिस वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1 इज ऑल्सो रिटन एज, इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, माइनस किया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो ये वैल्यू बनी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं ऑर्डर 2 का। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट या सारणिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2।
क्रम 2 का सारणिक कहा जाता है, इसे क्रम 2 का सारणिक कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए जितने जैसे दो वैल्यूज ऐसे लिखी गई हैं तो दो ही वैल्यूज ऐसे लिखी गई हैं, दोनों केसेस में बराबर ही होंगी वैल्यूज, सारणिक कहा जाता है। तो हिंदी में भी हमने लिख दिया है इसको। अब आप देखिए आगे चलते हैं। अब यदि हम ऑर्डर 3 की बात करें तो यहाँ से इक्वेशंस जो है ये और दो लीनियर इक्वेशन लिए हैं हमने। यदि हम दो लीनियर इक्वेशंस ना लेकर 3 लीनियर इक्वेशंस ले लें, यदि हम ऐसे ले लें 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, आप ऐसा ले सकते हैं इसमें भी b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, c2z इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसके साथ इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने ऊपर ऐसा लिख दिया है a1 b1 a2 b2, आप इसको यहाँ और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसा लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, और इसको ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं ऑर्डर 2 का। यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें तो ये आया क्या है बेसिकली, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। पहले इसको लिख दिया ऐसे और फिर इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यदि 3 ऑर्डर का ले लिया जाए, हम यहाँ से x y z को एलिमिनेट कर दें इन तीनों से। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से यदि आप x y z तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें राइट साइड पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये तो है कि कहाँ से बनकर आई है डिटर्मिनेंट। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि डिटर्मिनेंट है क्या बेसिकली, मतलब इसमें किसको रो कहते हैं किसको कॉलम कहते हैं, जो हमें पढ़ना है। जैसे कि हम अभी आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने एलिमिनेट किया, एलिमिनेटिंग ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यदि हम इन तीनों इक्वेशन से x y z को एलिमिनेट कर दें, x y z फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 मिल जाएगा, या फिर टोटल हम इसको सॉल्व करके दिखाएं तो वो वैल्यू मिल जाएगी। हम ऐसा ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको ही हम, इस वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, जिसमें 3 संख्याएं दी गई हों वो हो जाएगा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, जिसमें 2 हों वो हो जाएगा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए अब फिर से एक बार आपको ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं और उसके बाद समझाते हैं डिटर्मिनेंट में क्या क्या ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं a1 b1 c1 ने क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो नंबर लिखे गए हैं या वर्टिकल जो नंबर्स, या फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसा वैल्यूज जो लिखी गई हैं इसको क्या कहते हैं। ठीक है, हम किसको रो कहते हैं किसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे ये बताएंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन से निकाल लेते हैं, या फिर इसके अलावा भी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे विदाउट एक्सपेंशन भी हम वैल्यू निकाल कर दिखा पाएंगे। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आपको, पहले बताएंगे आपको रो क्या है कॉलम क्या है। ऑर्डर तो क्लियर हो गया। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं रो या कॉलम्स में उतना ऑर्डर है। ठीक है, अब ये रो और कॉलम क्या है ये आपको बताने वाले हैं हम। देखो, एक टाइप से अगर हम कहें तो जितने वेरिएबल्स हैं हमारी इक्वेशंस में, जितनी इक्वेशंस ली हमने लीनियर इक्वेशन, उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनकर आया। ठीक है, मान लीजिए
ये लिखा हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स लिखे गए हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, या बेसिक सी लैंग्वेज में कहें जो लेटे हुए हैं उनको कहते हैं रो, ठीक है। ये कहे जाते हैं रोज, पंक्तियां, पंक्तियां। ये जो वर्टिकल हैं, जो खड़े हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये जो है ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इनको कहते हैं कॉलम्स, स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। और ये जो सारी वैल्यूज लिखी गई हैं अंदर, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। चाहे वो A1 हो B1 हो C1 हो, सभी वैल्यूज को हम कहते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के तत्व या अवयव, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के तत्व या फिर अवयव, अवयव या तत्व, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम अवयव वर्ड ही यूज करते हैं। हम इस डिटर्मिनेंट को या तो हम डी से दिखाते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, या फिर डेल्टा से दिखा देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, क्लियर। जितने रो और कॉलम्स होंगे उतने ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बन जाएगी। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना जरूरी है, जितने रो होंगे उतनी ही कॉलम्स होंगी डिटर्मिनेंट में। ऐसा नहीं होगा कि रो कम है कॉलम्स ज्यादा हैं। ये पहला रो है तो हम इसको कहते हैं R1, ये जो सबसे पहले वाले नंबर पे है। पहले वाले रो को रो 1 कहते हैं, R1 से लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा है R1 रो 1, ये हमारा है R2 रो 2, और ये हमारा है R3 रो 3। अब हम ऐसे ऐसे चलते हैं। ये है पहला वाला कॉलम C1, ठीक है, कॉलम 1। ये दूसरा कॉलम C2, और ये तीसरा कॉलम C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, क्लियर। तो आपको रो क्लियर हो गया, रो किसे कहते हैं, कॉलम क्लियर हो गया, कॉलम किसे कहते हैं। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, यदि हम R1 की बात कर रहे हैं तो R1 क्या है, हमने यहाँ लिखा है ना R1, इसका मतलब हम पहले वाले रो की बात कर रहे हैं। R2 मतलब हम दूसरे रो की बात कर रहे हैं। R3 मतलब हम तीसरे रो की बात कर रहे हैं। C1 कॉलम 1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, ठीक है। अब जैसे ये एलिमेंट्स A1 है, अब अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये जो 2 1 1 1 2 1 3 ये क्या इंडिकेट करते हैं, AIJ यदि लिखा हुआ है तो ये जो पहला वाला I है ये होता है कॉलम, सॉरी रो, और ये दूसरा वाला J कॉलम। इसका मतलब AIJ ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें A11 लिखा है, अब आप देखिए ये पहले रो और पहले कॉलम में आता है, ठीक है, तो दोनों 1 1 हुआ। यहाँ देखो रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, इसलिए पहला जो है एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और दूसरा एलिमेंट या दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक इसी तरह थर्ड वाले में भी पहला रो तीसरा कॉलम बीच में आ जाते हैं। 2 2 लिखा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 1 दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको, ये तो हमने बता ही दिया है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन क्या है इसका, या तो आप इसको डी से दिखाते हैं या फिर आप इसको डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है, या तो डी से दिखाएंगे या फिर डेल्टा से दिखाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर्स की। माइनर और कोफैक्टर से भी हम पहले बात कर लेते हैं वैल्यू की। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। सारणिक का मान निकालने का सबसे पहला मेथड है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है। देखो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करना जानते हैं, हमने अभी लिखा था। यदि ऐसा लिखा हुआ है
A1 B2 माइनस A2 B1, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो वापस इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक्सपेंशन है। क्लियर है? चलिए तो लिख लेते हैं हम। अब आपको क्लियर वो बताते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली बताते हैं एक्सपेंशन क्या है। पहले कॉलम 2x2 ऑर्डर का बताएंगे, मतलब पहले हमने जो ये वैल्यू लिखी है इसको लिखकर दिखाएंगे आपको, फिर 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना बताएंगे या वैल्यू निकालना बताएंगे, ठीक है। आप 2x2 ऑर्डर का जानते हैं तो 3x3 का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। साइन मींस चिन्ह की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप जब एक्सपेंशन करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? पहले करते हैं, लिखते हैं 2x2 ऑर्डर का एक्सपेंशन। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान, सारणिक का मान पहले हम आपको एक्सपेंशन से निकाल कर दिखाएंगे, तो इसको साथ साथ एक्सपेंशन भी कह देते हैं, प्रसार, एक्सपेंशन प्रसार। देखो मान लीजिए वैल्यू ये लिखी गई है A1 A2 B1 B2, तो आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, A1 B2, फिर माइनस का साइन लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है A2 B1। तो इसमें तो कंफ्यूजन का की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई है, ये 2x2 ऑर्डर का है, नंबर 1 डाल दिया हमने इसको, ठीक है। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। अब ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हो जाए, यदि ये साइन हमें इस टाइप से ले लेना है, तो पहले हम लिखेंगे, ये तो क्लियर है, ऑर्डर 3 का ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए A1 B1 C1, A11 वाली फॉर्म लेकर चलते हैं, ठीक है, या A1 B1 C1 वाली फॉर्म भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान रहेगा लिखने में। मान लीजिए ये लिखा गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। शुरुआत करना है पहले एलिमेंट से, हमने लिख दिया A1, A1 लिया है तो A1 जिस रो और जिस कॉलम दोनों में आता है उन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों रो और कॉलम को हटा के जो बचता है उसको लिख लेना है। हमने इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है, ये बच जाता है। ये देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट B2 B3 C2 C3, ठीक है। ये है एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, या विद रेस्पेक्ट टू R1 कह सकते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, के सापेक्ष प्रसार करने पर। कर तो आप किसी के भी सापेक्ष सकते हैं, क्या हो जाएगा, आपने लिखा ये D है, D इज इक्वल टू A1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है, तो हमने लिखा है इसको B2 B3 C2 C3 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मींस प्लस माइनस प्लस, R1 चल रहे हैं, इसके सापेक्ष चल रहे हैं, R1 ही है, तो ये हो जाएगा माइनस B1,
B1 हमने लिया है, तो हमने आपको बताया कि जिस भी एलिमेंट को आप ले रहे हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ देना है। इसका मतलब ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे, मतलब ये कॉलम और ये रो। तो क्या क्या बचा, दो एलिमेंट ये बचते हैं, दो एलिमेंट ये बचते हैं, तो लिख लेंगे इनको A2 A3 A3 C2 C3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमने आपको बताया था पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, तो प्लस C1 लिया है, इसका मतलब आप इसको छोड़ देंगे, इस रो को, C1 वाली रो को छोड़ देंगे और C1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे। तो क्या क्या बचेगा, A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है, एक्चुअली इक्वेशन नहीं है, हम इसको बस एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 2/2 ऑर्डर का तो आप सीख ही गए हैं कैसे सॉल्व करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 C3 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे B3 C2 माइनस B1 इसके साथ मल्टीप्लाई A2 C3 माइनस इसके साथ A3 C2। ठीक है, प्लस C1 इसके साथ मल्टीप्लाई A2 B3 इसके साथ A3 B2। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगी। ये तो वो है जबकि हम R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, या तो आप लिख लीजिए एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1, हमने लिख दिया अलोंग R1 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे। आप चाहें तो कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आप R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। यदि आप R2 ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये क्या है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सेम कंडीशन आप R3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। R3 में क्या है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जैसे हम इसमें चले हैं। मान लीजिए आप A2 से शुरू करते हैं तो A2 ले लेंगे, यहाँ मान ली लिख लिया हमने, A2 से स्टार्ट करते हैं तो पहले माइनस A2 लिया है तो इसको छोड़ देना है और दो एलिमेंट्स को हमें छोड़ देना है। किस किस को छोड़ देना है, मान लीजिए इसको और इसको, तो A1 A3 ये हो जाएगा आपका A1 A3। यदि आप A2 ले रहे, नहीं A1 नहीं, इसको और इसको छोड़ेंगे तो B1 B3 और C1 C3। आगे बढ़ते हैं, A2 के बाद क्या आ जाएगा, प्लस का B2 आ जाएगा। B2 लिया है तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, A1 A3 और C1 C3। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, माइनस लिख दिया हमने यहाँ, माइनस C2 ले रहे हैं आप, इसका मतलब आप इसको और इसको दोनों को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, A1 B1 A3 B3 A1 B1 A3 B3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, स्टार्टिंग में A2 है, B1 C3 माइनस B3 C1, देन B2 है प्लस में ये माइनस में। ठीक है, B2 लिया है इसके साथ A1 C3 माइनस A3 C1 माइनस C2 इसके साथ A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देना है। इसी तरीके से आप R3 के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन पर। कॉलम पर चलें, यदि हम यहाँ लिखेंगे अलोंग C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो शुरुआत हमें वहीं से करनी है A1 से। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं, हम कॉलम को ले लेते हैं अलोंग C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C क्या है, हमने आपको बताया था C ऐसे हैं, C1 C2 C3, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, हम ये लिख देते हैं ऐसे। हमने क्या किया, पहले शुरुआत वाली टर्म ली, D इज इक्वल टू, ये D होता है A1 लिया है तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। इस जिस रो में ये एलिमेंट आता है वो रो और वो कॉलम दोनों छोड़ देते हैं। तो हमने ये कॉलम रो और ये कॉलम दोनों छोड़ दिए, क्या बचा, B2 B3 C2 C3। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव चलना है, एक प्लस आया तो अगला माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो हमने लिया माइनस A2, इसको छोड़ दिया है इसको छोड़ दिया है, B1 B3
B1 B3 और हमने पहले ये एलिमेंट लिया था, तो फिर इसके बाद ये एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट लिया है, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, B1 B3 C1 C3। अब लास्ट एलिमेंट देखिए, प्लस लग जाएगा, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस। A1 ले चुके हैं, A2 ले चुके हैं, अब A3 ले लेते हैं। A3 लिखा हमने, A3 लिखा है, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम दोनों हट जाएंगे। जब ये दोनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2, B1 B2 और C1 C2, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, A1 इसके इसके साथ B2 C3 माइनस इसके साथ B3 C2 माइनस A2 इसके साथ B1 C3 माइनस इसके साथ B3 C1 A3 इसके साथ B1 C2 इसके साथ B2 C1, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया है, आप चाहें तो C2 के अलॉन्ग कर सकते हैं और चाहे तो C3 के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी से आंसर आपको सेम ही मिलेगा। क्लियर? तो ये तो बात हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं माइनर क्या है और कोफैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले कोफैक्टर और माइनर को बता देते हैं क्या है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम ये जो वैल्यू लिख रहे हैं, अब इसी एग्जाम्पल इसी में ले लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर की। माइनर मीन्स लघु घटक होता है हिंदी में। यदि हम कहें कि A1 का माइनर ज्ञात कीजिए, A1 का फाइंड माइनर ऑफ A1, तो A1 का माइनर ये है, ठीक है। A1 में जिस रो में A1 आ रहा है उसके कॉलम और रो के एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं वो माइनर है, ठीक है। मान लिया आपसे कहा जाए माइनर ऑफ C2, फाइंड द माइनर ऑफ C2, तो आप इसको और इसको छोड़ देंगे, A1 B1 A3 B3, ये है आपका माइनर, ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार माइनर। माइनर को हिंदी में कहा जाता है लघु घटक, ठीक है, और माइनर के साथ साथ आ जाते हैं कोफैक्टर्स। जैसे हम यहाँ प्लस माइनस लिख रहे हैं, यदि ये साइन भी साथ में लिख दिए जाएं तो इन साइंस के साथ जो वैल्यू आती है माइनर की वो कहलाती है कोफैक्टर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लिखकर दिखाते हैं आपको, माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर लघु घटक, लघु घटक एंड कोफैक्टर्स, सहखंड, ठीक है। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है ABCDEF GHI, ये कोई भी डिटर्मिनेंट दी गई है, ठीक है, ये कोई भी डी है। आपसे कहा जाए कि माइनर ऑफ ए लिखना है, तो हमने लिखा माइनर ऑफ ए का लघु घटक, लघु घटक, तो क्या हो जाएगा, ए जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, मींस इसको और इसको हटा देना है, तो क्या बचा EHFI, ठीक है। ऐसे ही आपसे कहा जाए माइनर ऑफ H, माइनर ऑफ H का लघु घटक, क्या हो जाएगा H का लघु घटक, H ये है, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ADCF, ठीक है। ये रो कॉलम और ये रो, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे ADC और F। इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई EI, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई HF, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो, इसके साथ AF माइनस इसके साथ DC या CT,
ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल ABCD की फॉर्म में हमने लिखा है, इनकेस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती तो भी हम इसी टाइप से लिख देते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स की, सहखंड। इसी के कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। देखो मान लीजिए हमें किसी का भी कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर ऑफ A, तो क्या हो जाता है ये -1 रेज टू द पावर रो प्लस कॉलम इनटू माइनर ऑफ A। जिसका भी आप कोफैक्टर लिख रहे हैं उसका माइनर भी निकालना आपको पड़ेगा और साथ में वो साइन लिख देना है, प्लस का आता है या माइनस का आता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, -1 रेज टू द पावर रो प्लस कॉलम, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आता है वो हमें यहाँ लिख देना है। R स्टैंड्स फॉर रो और C स्टैंड्स फॉर कॉलम। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है वो हमें लिखना है। ठीक है, अब हम जैसे ए के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, सहखंड कहते हैं हिंदी में इसको, ए का सहखंड क्या हो जाएगा, -1 रेज टू दी पावर, कौन सी ये किस रो और किस कॉलम में आता है, पहली रो में है, पहली कॉलम में है, तो R की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू भी 1, 1 + 1। माइनर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे। वैसे तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, बट यदि हमसे ये ना कह के सीधा ये कहा जाए निकालने के लिए, तो आप लिखेंगे वैल्यू, इसको और इसको छोड़ेंगे तो EHFI सॉल्व कर देना है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा EI - HF या FH। -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है तो EI - HF। ये तो हुआ आपका ए का कोफैक्टर। वैसे तो यही वाले साइन आ जाएंगे, आपको यदि ये पता है कि किस नंबर पे कौन सा साइन आता है प्लस माइनस, तो आप प्लस माइनस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एफ के लघु घटक की, सॉरी एफ के कोफैक्टर की। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एफ लिख देते हैं इस बार। जैसे हमने कोफैक्टर ऑफ ए लिखा है ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ एफ लिख देते हैं, तो देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कोफैक्टर और माइनर क्या है। मान लीजिए हमने कहा कोफैक्टर ऑफ एफ ऑफ एफ का सहखंड, तो एफ का सहखंड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर एफ, कौन से रो में है, R2 में है, और कौन से कॉलम में है, C3 में है, तो 2 + 3। ठीक है, तो रो प्लस कॉलम इनटू माइनर ऑफ एफ का माइनर, इसको और इसको छोड़ देना है। अभी फिलहाल हमने लाइन रब कर देते हैं, ये रो मीन्स ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे, तो ABGH ये बचेगा, ABGH बचेगा, तो जो बचेगा वो लिख लेना है हमें, ABGH सॉल्व कर देंगे, -1 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी AH, इसकी इसके साथ GB, -1 रेज टू दी पावर 5 माइनस हो जाएगा AH - GB या BG, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, आप जानते ही हैं, और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर, इस टाइप से सॉल्व कर देना है। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक ले लेते हैं, हाँ उसके बाद बताते हैं आपको। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि फाइंड कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ दिस वैल्यू, एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और आपसे वहाँ कुछ एलिमेंट्स के कोफैक्टर और माइनर निकाल कर दिखाते हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, D is equal to 3 - 3 4, 3 2 - 2 and -1 1 1 1. Find minor and cofactor of -3 2 and -1। 4 ले लेते हैं, चलिए तो पहले -3 का निकालते हैं।
माइनर ऑफ -3, -3 का लघु घटक, क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देना है, तो 3 -1 -2 1, 3 -2 1 हो जाएगा। ऐसे ही को फैक्टर ऑफ -3 लिखा हमने, -3 का सहखंड, -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये जो -3 है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है, 1 + 2, साथ ही इसका माइनर भी लिखना है, तो इसको और इसको छोड़ने पर क्या बचता है, 3 -1 -2 1। अब कर लेंगे सॉल्व, -1 की पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 -2, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस वो है जो आता है हमारा फॉर्मूले में, -1 की क्यूब -1 × 1, तो फाइनली -1। ठीक है, जैसे हमने -3 को सॉल्व किया है या -3 का निकाला है, वैसे ही आप 2 और 4 का निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज आप सीख गए हैं कि डिटर्मिनेंट किसको कहा जाता है, 2 और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, चाहे वो रो के अलोंग है चाहे कॉलम के अलोंग है, और साथ ही हम कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं, ये सब हम सीख गए हैं। अब क्वेश्चंस हम इससे अगली वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जितना भी आपको सिखाया है वो सब एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप रिपीट देख लीजिएगा क्लास को, मींस 1 या 2 बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सारा पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको अगले वाले क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।